वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू होगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में भी शिरकत करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ब्रेस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.5 अरब फराहम करेगा। मुआहिदा तय पा गया। ADB तरक्याती अमल में अहम शराकतदार है। ब्रेस प्रोग्राम समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए अहम किरदार अदा करेगा। प्रोग्राम माशी इस्तेहकाम और मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के हवाले से भी कारगर साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तक़रीब से खिताब। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ केन्या में मुबैना पुलिस फायरिंग से जाँ बहक। अरशद शरीफ को पुलिस ने गलत फहमी में नैरोबी हाईवे पर गोली मारी। अरशद शरीफ के ड्राइवर के नाका तोड़ने पर पुलिस ने फायरिंग की। गोली अरशद शरीफ के सर में लगी, जिससे वो जान पर न हो सके। कीनिया मीडिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीनिया के सदर विलियम रूटो को टेलीफोन। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के जाँ बहक होने के वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अरशद शरीफ की मैयत की जल्द वतन वापसी के लिए ज़ाबिते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त। कीनिया के सदर का वाक़े पर अफसोस का इजहार। वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द देने की यकीन दहानी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की वफ़ात का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। कीनिया से मैयत की जल्द वापसी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत दाखिला और ख़ारजा को मामले की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया है। मामले को सियासत से बालातर रखा जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। और आज पोलियो से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद हर बच्चे को माजूरी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन की अहमियत के हवाले से आगाही पैदा करना है। मुल्क भर में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए अज़्म का इजहार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और न्यूज़ शो 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। He's hit that one high, but there's a fielder down there that's going to be out caught. Is this the moment? Is it the moment? It is the moment. The West Indies have won the 2012 World T20. 56 runs the margin. गेम ऑन है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। दारुल हुकूमत रियाद में क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी शोबे में कसीर जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और दरीना बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के हवाले से मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में भी
शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $1.5 अरब का कर्ज फ्राहम करेगा। इस हवाले से इस्लामाबाद में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब हुई। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एशियाई तरक्याती बैंक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बैंक माली मईशत के इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगी। मज़ीद तफसील असद यार से। एशियाई तरक्याती बैंक ब्रेव प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.5 अरब का कर्ज फराहम करेगा। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। ब्रेस प्रोग्राम सैलाब मुतासरीन की रिलीफ व बहाली और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती प्रोग्राम में माविन साबित होगा। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं। इस अहम मौके पर एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से माली मावनत पर मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि माजी में भी एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। मईशत के इस्तेहकाम में ब्रेस प्रोग्राम मददगार साबित होगा। Support will go a long way in improving our financial position. It will go a long way in helping flood-affected people in a big way, conceiving and building resilient and adaptive infrastructure for our future needs. वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने कहा कि सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना $32.4 अरब है। अब तक सैलाब मुतासरीन में 70 अरब रुपए की नकद रकम तकसीम की जा चुकी है। I want to reassure you that under leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif, we are committed that we would take and fight these challenges very successfully. We are making our cash flow projections for the next 12 months, and God willing, inshallah, we will be very soon. We will resume to a normal business as usual. इक़्तिसादी अमूर के वज़ीर सरदार अयाज सादिक ने एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि फंड्स के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक के नायब सदर और पाकिस्तान में बैंक के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि पाकिस्तान को माली मदद की फरहमी का मकसद मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाना और सैलाब मुतासरीन की रिलीफ व बहाली है। प्रोग्राम फूड सिक्योरिटी, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और रोजगार की फरहमी में भी माविन साबित होगा। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी निकाला है, लेकिन हमारा जो एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी साहब है वो यहाँ का जो उनका वज़ीर है उनको फ़ॉरेन ऑफिस बुला के इस मामले पे बात भी करेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनका केन्या का जो सदर है उनसे फ़ोन पे टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जहां इस इंसिडेंट की इंक्वायरी की दरख्वास्त भी की गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द ये जो तहकीकात है, ये जो इंक्वायरी है, ये मुकम्मल हो जाएगा और हमारे साथ शेयर किया जाएगा। और हम सब अपने दिल के गहराइयों से इस इशू को, इस इंसिडेंट को ना सिर्फ स्ट्रांगली कंडेम करते हैं पर उनके ख़ानदान के साथ कंडोल भी करते हैं। और जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में सहाफ़त करना बहुत ही मुश्किल है और बाहर पाकिस्तान के बाहर होना और इस किस्म का वाक़या होना एक पाकिस्तान की सहाफ़ी के साथ ज़रूर एक अफसोसनाक वाक़या है। मैं on my second point I would like to welcome the newly elected honourable members of Malir and Multan to the National Assembly of Pakistan. मैं समझता हूँ कि अगर ये कामयाब हुए हैं और इलेक्शन जीत के आए हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमने सब एक हो के उस झूठ और उस प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया जो हमारा मुखालफीन आजकल फैला रहे हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को याद होगा कि पिछले 4 साल में कि तब्दीली के नाम पे क्या तबाही किया गया है इस मुल्क के साथ, किस तरीके से ना सिर्फ हमारा जमहूरी निज़ाम के साथ, हमारा इंसानी हकूक़ के साथ, हमारा मीडिया फ्रीडम्स के साथ खेला गया, मगर साथ साथ हमारा मईशत के साथ जो मुआशी हालात पैदा किए गए
वो भी हम सब के सामने हैं। ना सिर्फ उस 4 साल कारकर्दगी की वजह से, मगर जाते हुए निकलते हुए जिस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म ने हमारा मईशत पे, पाकिस्तान की मईशत पे खुदकुश हमला करके पाकिस्तान को अपनी तारीख में पहली बार डिफ़ॉल्ट के ख़तरा तक लेकर गया था। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और उनकी फ़ाइनेंशियल टीम की दिन रात मेहनत की वजह से हमने पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचा दिया है। और इंशाअल्लाह ताला अब जितना टाइम हमारे पास रहता है, मेरा ख्याल 10-11 महीने इस असेंबली का, मैं उम्मीद करता हूँ कि नौमुंतखब मेंबर्स और हम सब मिल के मेहनत करेंगे कि हम पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करें, उनके आवाज़ बने और इस झूठ का, इस प्रोपेगेंडा का मुकाबला करके इंशाअल्लाह ताला हम अगले इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। आखिरी बात जनाब स्पीकर, हम अपना जो अक़लियत कम्युनिटी है उनके, हमारा हिंदू कम्युनिटी का आज एक बहुत बड़ा दिन है, दिवाली का दिन है, तो मैं दिवाली मुबारक पाकिस्तान में ख़ास तौर में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू बहन भाइयों को दिवाली मुबारक कहना चाहूँगा। थैंक यू जनाब स्पीकर। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी की मौत के मामले पर कीनिया के सदर से राबता किया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत मुल्क को डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल तक ले गई थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने दिन रात मेहनत की और दिन रात मेहनत के बाद पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बचा लिया है। मुल्क को बेहतरी की जानिब लेकर जा रहे हैं। हमारे जो एक सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ साहब के कत्ल की मैं मज़म्मत करूँगी सर, और इसके अलावा इस बात का भी हमें इंतज़ार रहेगा कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ और शफाफ हो, ताकि हमें पता चल सके कि वाक़तन एक फ़ॉरेन लैंड में हमारे मुल्क के एक नामवर सहाफ़ी का इस तरीक़े से जो कत्ल हुआ है उसके महरक़ात और उसकी तमाम तर तफ़सील हमारे सामने आए। इसके साथ साथ उनके जो लवाहिकीन हैं उनके साथ दिल की गहराइयों से सर मैं ताज़ियत भी करना चाहूँगी तमाम ऐवान की जानिब से। और आज हमारे यहाँ 2 काबिल एहतराम अरकान ने हलफ उठाया है। इससे कबल एक और रिज़र्व सीट पे हमारी एक ख़ातून मेंबर भी आई हैं, और आज मैं इन तीनों अरकान को सर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। जो 2 हमारे काबिल एहतराम कॉलीग्स यहाँ पर मलीर और मुल्तान से आए हैं, जो उन्होंने बयान किया, यकीनन वो एक जिहाद की कैफियत में थे और झूठ का मुकाबला कर रहे थे। वो झूठ जिसने हमारे मुआशरे में सिर्फ बर्बादी फैलाई है, वो झूठ जिसने हमारी जो पॉलिटिकल सोशल वैल्यूज़ हैं उनको नेस्तो नाबूद किया है, और वो झूठ जो ख़त्म नहीं हुआ तो पाकिस्तान के मुआशरे से ये गंदगी ख़त्म नहीं होगी। लिहाजा इनकी कामयाबी न सिर्फ सियासी फ्रंट पे एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बल्कि मुआशरती फ्रंट पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि आज जिस तरीक़े से बदतमीज़ी को सेलिब्रेट करने की एक रिवायत को प्रमोट किया जा रहा है, वो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए तबाहकुन है। आप भी एक वालिद हैं, मैं भी औलाद वाली हूँ, हमारे यहाँ कई लोग औलाद वाले हैं। कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान के मुआशरे में इस तरह तूफ़ान बदतमीज़ी, बद इखलाकी फैले। कोई नहीं चाहता कि कोई अपने से बड़े या अपने साथी को अबे और ओए कहकर और उसके गिरेबान पर हाथ डालने की बात करे। ये बदतमीज़ी है, ये सियासत नहीं है। मेरे 100 इख्तलाफ हो सकते हैं अपने मुखालिफ के साथ, लेकिन उसके साथ किस तरह बात करनी है, किस तरह पेश आना है, ये मुझे मेरी फैमिली ने और मेरी जमात ने सिखाया है। अगर कोई जमात
बदतमीजी की बात सिखाती है तो वो सियासत नहीं, सिर्फ बदतमीजी है। मैं अपने कॉलीग्स को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करती हूँ और इस मौके पर मैं अपनी तमाम जो पाकिस्तानी हिंदू बरादरी है उसको दिवाली की मुबारकबाद देना चाहूँगी। इस माशरे के अंदर जहाँ हमें नफ़रतों को ख़त्म करना है, वह हमें मजहबी जो हम आहंगी है उसको भी मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक मजबूत और एक मुस्तहकम मुआशरे में तरक्की कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रही थी। उन्होंने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है ऐवान की जानिब से। साथ ही साथ उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में दोनों अरकान असम्बली को मुंतखब होने के बाद आज हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी है। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के हवाले से। 2 रोज़ा ये सरकारी दौरा है और इस दौरे पर वज़ीर आज़म इस वक्त रवाना हो चुके हैं। इस दौरे के दौरान अहम मुलाकातें भी होंगी और यकीनन ये दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई अहम है। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। दारुल हुकूमत रियाद में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी शोबे में कसीर जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और दरीना बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के हवाले से मुशावरत भी होगी। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मुआशियात तौसीफ ज़मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को आपने वक्त दिया। जनाब सर, वज़ीर आज़म साहब 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं सऊदी अरब का। ये फरमाइएगा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से और ख़ास तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है इसके हवाले से ये दौरा कितना अहम रहेगा? बिल्कुल जी, मैं इसके ऊपर यकीनन कमेंट देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ताज़ियत करना चाहूँगा पूरी कौम से। जो अरशद शरीफ साहब का, जो हमारे साथी थे, भाई थे, उनका जो इंसिडेंट हुआ है उस पर पूरी कौम सोगवार है और मेरे दिली जज्बात पूरी कौम के साथ है। फर्दर टू द सिचुएशन जी, जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है ये सऊदी अरब का बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है जो 2017 से शुरू हुआ था। इस 2017 से होते होते ही दुनिया के 3 बड़े फोरम्स हैं उनमें शामिल हो गया है, जहाँ पे कि अगले 50 सालों में इंसानियत कहाँ पे खड़ी होगी, प्लेनेट कहाँ पे खड़ा होगा, हमारी इन्वायरमेंट क्या होगी, हमारी सेहत की सूरत हाल क्या होगी, हमारी तालीम की सूरत हाल क्या होगी, और ना सिर्फ ये बल्कि ये कि रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो कहाँ जाके मामले रुकेंगे। अगले 50 सालों का जो खदोखाल है उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट फोरम, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम जो है अपने दुनिया के बेहतरीन दिमागों को इकट्ठा करता है और वहाँ पर फ्यूचर का जो रास्ता है उसको नेसेसरी फंडिंग, सपोर्ट और एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करने का बेहतरीन फोरम है। इसमें दुनिया भर के जो हायर एजुकेशन कमीशन हैं उनको इंगेज किया जाता है, दुनिया के बेहतरीन जो मकाले लिखने वाले हैं उन्हें इंगेज किया जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की इसमें शमूलियत प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, पाकिस्तान भी एक यंगिस्तान है जो अगले 50 सालों में एक बेहतरीन इंसानी वसाइल के हवाले से एक इदारा है। इसके साथ ही सऊदी अरब का एक प्रोग्राम है जो अपनी वो फूड सिक्योरिटी के हवाले से करते हैं कि जहाँ पर उनकी कोशिश ही होती है कि जो सऊदीया को आने वाले सालों में फूड सिक्योरिटी मुहैया की जा सके। इस सिलसिले में ये मुख्तलिफ ममालिक में जाकर वहाँ पे मेजर टाइम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और उसका 50% जो प्रोड्यूस है वो सऊदीया ले जाते हैं और बाकी वहाँ पर लोकल लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तौसीफ ज़मान साहब, आज एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई है पाकिस्तान के मुआशी लिहाज से अगर बात की जाए तो एशिया तरक्याती बैंक के साथ पाकिस्तान का आज मुआहिदा हुआ है। $1.5 अरब कर्ज फराहमी के हवाले से सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए ब्रेस का नाम दिया गया है इस प्रोग्राम को। वज़ीर ख़जाना ने भी इससे तकरीब से इज़हार ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तानी मईशत को जो चैलेंजेस दरपेश थे, क्या समझते हैं ADB और साथ साथ आलमी इदारे, मालियाती इदारे, उनका किरदार कितना अहम है पाकिस्तान की मईशत में, खास तौर पर सैलाब की सूरत हाल के बाद? बेसिकली जी इस चीज़ को हमें उठ के 3 हवालों से देखना पड़ेगा। एक तो ये कि यकीनन ये बिल्कुल ये एक मुआहिदा हुआ है एशियन डेवलपमेंट के जो बैंक है उसने एक सिंबॉलिक $1.5 बिलियन की जो सैलाब ज़दगान की इमदाद का ऐलान किया है। इसमें देखने वाली 3 अहम चीज़ें हैं। पहली अहम चीज़ ये है कि क्या हमसे गलतियां हुई कि जिनकी वजह से सैलाब आए।
کیا ہم نے سیلاب کے جو روک تھام کے لیے اور اس کو پازیٹیو سائڈ پہ کنورٹ کرنے کے لیے ہمارے آگے کیا پلانز ہے کہ ہم ڈیم بنا سکیں، اور اس کو جو پانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا بہترین استعمال کے لیے اگلے 50 سالوں میں ہماری کیا منصوبہ بندی ہے. یہ وہ موقع ہے جسے ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ یقیناً یہ جو انوائرمنٹ کی تبدیلی ہے اس میں ترقی یافتہ ممالک کا بہت بڑا کردار ہے، جو انہوں نے بے دریغ انوائرمنٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کی سزا آج پاکستان جیسے ممالک کو بھگتنی پڑ رہی ہے. تو ہمیں وزارت خارجہ کے تھرو اپنے پولیٹیکل فورم سے اس آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں کہ ایک وہ چیز جس میں ہمارا بہت زیادہ قصور نہیں ہے تو کیا ہمیں اس کی سزا ملنی چاہیے. تو یہ $1.5 ارب اونٹ کے منہ میں زیرے کی حیثیت رکھتا ہے جتنے کو ہمیں ڈیزاسٹرز ہوئے، پورا سندھ، پورا بلوچستان، ہماری روڈز کا انفراسٹرکچر، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر اس سال تخمینہ لگایا گیا ہے توصیف زمان صاحب، وہ بھی $32.4 ارب کا. بہت شکریہ توصیف زمان صاحب. ہمارے معاشیات ہیں، بات کر رہے تھے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے ہمارے نیوز شو ایٹ 6 میں. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں سینئر صحافی اور ٹی وی اینکر ارشد شریف کینیا میں پولیس کے مبینہ فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے ہیں. یہ واقعہ گزشتہ رات نیروبی مگادی ہائی وے پر پیش آیا. کینیا میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب ایک بچے کے اغوا کی اطلاع پر روڈ پر ناکا لگایا گیا تھا اور گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی. کینیا پولیس کے مطابق یہ غلط شناخت کا معاملہ ہے. تفصیل جانیے اس رپورٹ میں. نامور صحافی اور ٹی وی اینکر ارشد شریف کے خاندانی ذرائع کے مطابق ارشد شریف کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں پولیس فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے. کینیا میڈیا کے مطابق ارشد شریف جس گاڑی میں سوار تھے اس کے ڈرائیور نے تلاشی کی کارروائی کے دوران پولیس کے روکنے کے باوجود گاڑی نہ روکی، جس پر کینیا کی پولیس نے گاڑی کا پیچھا کیا. اس دوران پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کی جس سے اس میں سوار پاکستانی شہری جن کی اس وقت شناخت نہیں ہو سکی تھی مارے گئے، جبکہ گاڑی الٹ جانے سے ڈرائیور زخمی ہو گیا. پولیس کے مطابق یہ غلط شناخت کا معاملہ ہے جس کی انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوورسائٹ اتھارٹی تحقیقات کر رہی ہے. According to police, when the two arrived at the site, they failed to kind of stop at the roadblock. When police had actually flagged them down, and there was a makeshift roadblock at the scene. So, according to police, these prompted the officers who were manning the roadblock to open fire. He came here, he's a developer. They were investing somewhere called Magadi, which is out of Nairobi. And the house where they went to seek for medical help is owned by a Pakistan national who stays within that area. وزارت خارجہ نے سینئر صحافی ارشد شریف کی وفات کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قائم مقام سیکرٹری خارجہ نے مرحوم کے اہل خانہ سے ملاقات میں خبر کی تصدیق کی. مرحوم کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ صحافی ارشد شریف کی وفات کی خبر کینیا میں پاکستانی ہائی کمشنر کو آج صبح موصول ہوئی. وزارت خارجہ کے مطابق صحافی ارشد شریف کی میت نیروبی کے مردہ خانہ میں موجود ہے. مزید پیش رفت اور پولیس رپورٹ کا تاحال انتظار ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے صحافی ارشد شریف کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. اپنے ٹویٹ میں صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا کرے. وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کی کینیا میں افسوسناک موت پر ارشد شریف کی والدہ اور پاکستان میں کینیا کے سفیر سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. وزیر اطلاعات نے ارشد شریف کی والدہ سے دلی رنج و غم کا اظہار کیا. انہوں نے ارشد شریف کی والدہ کو اب تک ہونے والی پیش رفت اور حاصل ہونے والی معلومات سے آگاہ کیا. مریم اورنگزیب نے ارشد شریف کی والدہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ارشد شریف کی موت کی وجوہات کا پتہ چلانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. وزیر اعظم نے وزارت داخلہ اور فارن منسٹری کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ تمام جو پروسیجرل ایڈمنسٹریٹو ورک ہے اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے اور اس کی انویسٹیگیشن اینڈ ٹو اینڈ پوری انویسٹیگیشن وزارت داخلہ کو نیروبی کے اندر جو پولیس ہے اس کے ساتھ رابطے میں رہ کر جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. کینیا کی حکومت نے باضابطہ سرکاری طور پر ارشد شریف کے جاں بحق ہونے کے بارے میں اب تک کچھ نہیں بتایا. آئی ایس پی آر کی جانب سے سینئر صحافی ارشد شریف کی کینیا میں ناگہانی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا ہے. آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کے درجات کو بلند کرے اور دکھ کی اس گھڑی میں ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، سابق صدر آصف علی زرداری اور دیگر شخصیات نے بھی صحافی ارشد شریف کی کینیا میں ناگہانی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کی موت کی خبر سن کر صدمہ ہوا. رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जमहूरिया कीनिया के सदर विलियम रूटो को टेलीफोन किया और पाकिस्तानी सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के जाम बहक होने के वाक़े पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी कौम और मीडिया बरादरी की जानिब से वाक़े पर शदीद तशवीश से कीनिया के सदर को आगाह किया। वज़ीर आज़म की मरहूम अरशद शरीफ की मैयत की जल्द वापसी के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने के लिए भी कहा। कीनिया के सदर ने वज़ीर आज़म के साथ वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए इंसाफ के तकाज़े पूरे करने की यकीन दहानी कराई और मरहूम अरशद शरीफ की मैयत की वापसी के अमल को तेज़ बनाने की भी यकीन दहानी कराई। कुछ बात करते चलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के हवाले से। तो शाहाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सर्टिफाइड कॉपी के बगैर हम किसी फैसले को कैसे मुअत्तल करते हैं। अदालत ने इमरान खान के वकील को 3 दिन में ये एतराज़ दूर करने की हिदायत की। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने पिटिशनर की वकील बैरिस्टर अली जफर से कहा कि ये बता दें कि इस मामले में क्या जल्दी है, आपके मुवक्किल तो पार्लियामेंट जा ही नहीं रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस कानून के तहत इमरान खान नाअहल हुए वो तो सिर्फ इसी नशस्त की हद तक है। इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं, उन पर इलेक्शन लड़ने की कोई पाबंदी नहीं। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि इमरान खान मुजरिम साबित हो चुके हैं, नाअहल शख्स की तमाम धमकियां NRO लेने के लिए हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से इमरान की चोरी और बददियानती कौम के सामने अय्या हो चुकी है। इमरान न्याज़ी ने मुल्की सियासत में नाजेबा ज़बान और इल्ज़ाम तराशी को फ़रोग़ दिया। इमरान खान साहब अदालती हुक्म के मुताबिक एक करप्ट आदमी हैं जिनको ऊपर जुर्म साबित हो चुका है और उनको सज़ा दी गई है, उनको डिसक्वालीफाई किया गया है। इस मुल्क की सियासत में वो अब दाखिल नहीं हो सकते एक मुद्दत के लिए, जिसका मुआजना करना चाहता हूँ एक और वक्त से। आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इस बात पे नाअहल कर दिया गया कि वो अपने बेटे की एक कंपनी के बोर्ड के ऊपर थे और बोर्ड के मेंबर होने की हैसियत से वो तनख्वाह ले सकते थे, मगर जैसा कि अक्सर बाप अपने बच्चों की कंपनियों में इज्जत के लिए सर्व करते हैं, उनसे तनख्वाहें नहीं लेते। हमारा एक मुआशरा है जो एक कंजर्वेटिव है, जिसमें बड़ा रख रखाव है, तो बाप बेटे को पैसे देता है, ज्यादातर बाप बेटे से पैसा लेता नहीं है। तो उन्हीं रिवायात को सामने रखते हुए उन्होंने एजाजी तौर पे, वो उस बोर्ड के मेंबर थे मगर उन्होंने पैसे नहीं लिए। अदालत ने फैसला दिया, हम जानते हैं कि आपने पैसे नहीं लिए, लेकिन क्योंकि आप बोर्ड पे सर्व कर रहे थे और आप पैसे ले सकते थे जो आपने नहीं लिए, इसलिए आप तमाम उम्र के लिए नाअहल हो चुके हैं। आपने मिस डिक्लेरेशन की है। एक ये मिस डिक्लेरेशन थी और एक नई मिस डिक्लेरेशन अभी आपके सामने इमरान खान साहब के हवाले से आई। कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था, कुछ इत्तलात कुछ और कहती हैं, वो गैर मुल्क है, वहाँ की पुलिस के हाथ में ही तहकीकात होंगी, लेकिन हमारा मुतालबा होना चाहिए कि वो शफाफ हों और एक सहर हासिल हमें आउटकम मिले। पहले तो ये बात है, फिर उनके लवाकिन से, उनकी फैमिली से ज़ाहिर है हम सबको शदीद हमदर्दी है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और सबको सब्र जमील अता फरमाए। आखिरी बात में ज़ाहिर है कहना चाहूँगी, यहाँ मेंबरान जिन्होंने ओथ लिया है, पीपल्स पार्टी के 2 मूसा गिलानी फाजिल MNA बने हैं और हकीम बलोच जो मलीर से जीत के आए हैं, दोनों मुल्तान और मलीर की पीपल्स पार्टी को शदीद मुबारक। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, अब हमारे प्रेसिडेंट ज़रदारी, और जिन जिन लोगों ने इंक्लूडिंग फरियाल तालपुर का सिंध में जिसने उनकी कामयाबी में हाथ डाला है, पूरी तंजीमें इस पे एड़ी चोटी का ज़ोर लगाए हुए थीं और ख़ास तौर पे मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी फैमिली, पूरी हमारी तंजीम वहाँ मुतहर्रिक थी। ये एक बहुत अहम विक्ट्रीज़ हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मकबूलियत की लहर पर इस वक्त इमरान खान जैसे लोग
باہر نکلے ہوئے ہیں اور بڑھ چڑھ کے باتیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن یہ مقبولیت کی لہر تو پیپلز پارٹی نے توڑی ہے، تو اس لیے وفاقی وزیر شہری رحمان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہی تھیں. انہوں نے سینئر صحافی ارشد شریف کے انتقال پر ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا. رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے سے نام نہاد صادق اور امین بے نقاب ہو گیا ہے. فیصل آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا کہ عمران خان اپنے خلاف فیصلے آنے پر اداروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں. عام انتخابات سمیت تمام اہم امور پر فیصلے اتحادی حکومت کرے گی. یہ صادق اور امین 8 سال سٹے پر رہا ہے اور سٹے پر ہی صادق اور امین کہلاتا رہا ہے. کبھی فورن فنڈنگ کا سٹے، کبھی توشہ خانہ پہ رکاوٹیں. یہ سٹے شدہ صادق اور امین کا جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس میں وہ چور اور سرٹیفائیڈ چور ثابت ہوا ہے. جب آپ کی عمران خان باری آتی ہے تو آپ ہر ایک پہ سوال اٹھا دیتے ہیں، ہر ایک پہ کیچڑ اچھال دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گالی دے کر جس طرح پچھلے 8-10 سال سے فیصلوں پہ بچتے رہے اب بھی گالی دیں گے اور ڈرائیں گے اور فیصلے نہیں آئیں گے. اور ناظرین، آج پولیو سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد اس مہلک بیماری سے ہر بچے کو بچانے کے لیے پولیو ویکسینیشن کی اہمیت کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے. یہ دن پولیو کے خاتمے کے لیے کی جانے والی عالمی کوششوں کو بھی اجاگر کرتا ہے. ملک بھر میں آج سے انسداد پولیو کی 5 روزہ مہم کا آغاز بھی ہوا ہے. اس مہم میں 5 سال سے کم عمر تمام بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. آج 24 اکتوبر ہے. پوری دنیا میں پولیو سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. آج کے دن بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے حوالے سے پوری دنیا میں آگاہی اجاگر کی جاتی ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انسداد پولیو کے عالمی دن کے موقع پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پولیو ایک خطرناک وائرس ہے جس سے بچے جسمانی طور پر معذور ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے پولیو وائرس اب بھی پاکستان میں پایا جاتا ہے. اعادہ کرتے ہیں کہ نئے عزم کے ساتھ انسداد پولیو کی کوششوں سے اس وائرس سے نجات پائیں گے. پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے. 5 روزہ مہم ہے. ملک بھر میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. 24 اکتوبر سے لے کر 28 اکتوبر تک یہ مہم جاری رہے گی، جبکہ آج پوری دنیا میں پولیو کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے. بالکل اسی حوالے سے بات کریں گے. نیشنل کوارڈینیٹر ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہزاد آصف صاحب موجود ہیں. شہزاد صاحب، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا. سر، آج عالمی دن منایا جا رہا ہے پولیو سے بچاؤ کا، اور ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو پولیو فری کنٹری بنایا جائے. ویکسینیشن بھی کی جاتی ہے ہر سال، اور ابھی بھی مہم کا آغاز کیا گیا ہے. کیا کہیں گے پولیو کے جو کیسز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید کون سے اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ کہ آج ہم 24 اکتوبر کو پولیو ڈے منا رہے ہیں. یہ وہ دن ہے جب جان ساک نے ویکسین جو ہے وہ پولیو ویکسین ڈسکور کی تھی، اور اس کو جس کا ہیومینٹی کو اتنا فائدہ ہوا کہ پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا اور صرف 2 ممالک میں رہ گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر پولیو ڈے پہ ایک تھیم ہوتی ہے، اور اس سال کی جو ہماری تھیم ہے وہ یہ ہے کہ فیوچر ود چلڈرن اینڈ مدرس، کہ یہ جو بچے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے چند ماہ کے بچے ہوتے ہیں جن کو ہم قطرے پلاتے ہیں، ان کی مدر بھی ہوتی ہے، اور اس بچے کی امیونائزیشن کمپلیٹ کرنا، مدر کی نیوٹریشن کا خیال رکھنا، اور ان مدر اور بچے کو دوسری کمیونیکیبل ڈیزیز سے بچانا، تاکہ وہ اور صحت مند بچے بھی پیدا کر سکیں اور وہ بچے بڑے ہو کر چلتے پھرتے معاشرے میں کردار ادا کر سکیں. سو یہ ہماری تھیم ہے. تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں تمام بچوں کو صحت مند بچے بنائیں گے. دوسری بات ہے، جہاں تک پولیو کیسز کی، دیکھیں اگر تو آپ تعداد کے لحاظ سے جائیں گے تو جو پاکستان میں پولیو کے 20 کیسز ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہی جب آؤٹ بریک 2018-2017 میں ہوئی تھی تو صرف نارتھ وزیرستان اور بنو میں ہی 70 کیسز رپورٹ ہوئے تھے. لہٰذا اگر کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پہ بچے پروٹیکٹڈ نہ ہوں تو اس علاقے میں آؤٹ بریک میں نمبر آف چلڈرنس ہو جاتے ہیں.
दूसरी बात डॉक्टर साहब, हम जो चीज़ देखते हैं वो बहुत सारे लोगों की जानिब से रेजिस्टेंस होती है और फिर कलेक्टिवली एक डिजिट सामने आ जाता है कि इतने बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र जिनको पोलियो के कतरे पिला दिए गए। हम कोई ऐसा सिस्टम जहां पर जो लोग रेजिस्ट करते हैं, कतरे पिलाने से इनकार करते हैं, उनका डाटा भी मैनेज किया जाए ताकि उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। देखिए, डाटा हमारे पास है, लेकिन हम किसी भी वालिदैन को, आप अपने आप को फर्ज कर लें, हम किसी भी वालिदैन को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम जबरदस्ती अपने बच्चों को कतरे पिलाएं। लिहाजा दूसरी बात हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर किसी माँ को या किसी बाप को पता हो कि ये कतरे पीने से मेरा बच्चा सारी उम्र पोलियो से महफूज रहेगा, तो वो ना कभी भी नहीं करे। ऐसा कोई माँ या कोई बाप नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ हमारा मैसेज जा रहा है, लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और हमारे साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं। कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे हमारा मैसेज सही तरह डिलीवर नहीं हो सका। हम उन कम्युनिटीज को अभी भी कन्विंस नहीं कर सके कि ये वैक्सीन आपके बच्चे के लिए सेफ है। तो वो दो काम करते हैं, या तो वो खुल्लम खुल्ला इनकार कर देते हैं, जिनका हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है, जिसको फिर हम बार बार विजिट करके कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, अब उन्होंने उसका ये हल निकाला हुआ है कि वो हमारे वैक्सीनेटर के साथ मिल के उसको कह देते हैं कि तुम कतरे ना पिलाओ लेकिन फिंगर मार्किंग कर दो, ताकि तुम्हारी तरफ से भी प्रोग्राम खुश हो जाए कि तुमने कोई बच्चा नहीं छोड़ा और हमें भी कोई डिस्टर्ब ना करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद आसिफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आप इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के, और पाकिस्तान को पोलियो फ्री हमें बनाना है और इसके लिए हुकूमत भी कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें अवाम का ताउन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे जी और कुछ बात करेंगे हम डेंगू के हवाले से। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 210 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से लाहौर से 74, रावलपिंडी और मुल्तान से 41 केसेस सामने आए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर में अब तक डेंगू के 13,184 मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें लाहौर के 5,538 मरीज़ शामिल हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त 1050, जबकि लाहौर में 421 डेंगू के मरीज ज़ेरे इलाज हैं। नाज़रीन, मरज़ कोई भी हो, उससे बचाव के लिए हमें सबसे पहले उससे आगाही ज़रूरी है और आगाही होने के बाद एहतियात और बर वक्त इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इलाज पर भी हमें फोकस करना है और एहतियात पर भी फोकस करना है। इसी नोट पर यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।